तो हेलो दोस्तों, मैं शुभांकर आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में क्वेश्चन माला पे। दोस्तों आज अपना दृष्टि बैच का फर्स्ट साइंस का चैप्टर है फर्स्ट दृष्टि बैच का। एक सेकेंड। जितने नाइन्थ वाले सब लोग तो मुझे जानते ही होंगे। आपके लिए मैंने दृष्टि बैच स्टार्ट किया है और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मैं जितने भी बैच शुरू करता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो और मेरा चैनल शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी हेल्प हो जाएगी जैसे आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का हमारे आसपास है, सॉरी ये पार हो गया है, आसपास के पदार्थ। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है अपना हमारे आसपास के पदार्थ। और इसके भी हम देखो दो पार्ट में करवाएंगे, और दो पार्ट में करवाएंगे तो दो पार्ट देख के एक वीडियो लंबी नहीं होगी पहली बात। और अगर एक वीडियो में बनाएंगे तो कम से कम 1.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा, तो वो आपको देखने में मजा भी नहीं आएगा। ऐसे अलग अलग करके हम आपको अपडेट करते रहेंगे डेली। कल मैंने मैथ का डाला था, आप लोग अगर मेरे चैनल में जाएंगे और चैनल के बाद कोर्सेस वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। समझ में आ गया? चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को। अपनी साइंस की फर्स्ट क्लास है ये। देखो, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, एनसीईआरटी में जितना भी पढ़ाता हूँ सारा एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ, क्योंकि यूपी के बाहर भी एनसीईआरटी चलती है। तो जो यूपी से नहीं है, जो एमपी और बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड और जहां जहां के बोर्ड के जहां एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो होता है, वो सारे लोग ये वीडियो देख सकते हैं और सभी लोगों के लिए वीडियो बनी है। ठीक है, तो चलिए फिर हम जल्दी से अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है रसायन विज्ञान का, उसका नाम है क्या, हमारे आसपास के पदार्थ। आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले हम लोग पाठ का मतलब समझेंगे। देखिए, पदार्थ क्या है सबसे पहले यही हम लोग समझेंगे। क्या पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे। पदार्थ की डिफिनेशन क्या होती है, पदार्थ होता क्या है, इसके बारे में अच्छे से हम लोग जानेंगे। देखो, सबसे पहले वह स्थान जो 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 हमारे आसपास कुछ भी है, जो स्थान घेरता है इसमें द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। देखो, हमारे आसपास जो भी चीज है, जैसे ये माइक देख लो, ये माइक क्या है, स्थान घेरे हुए है, इतना स्थान तो घेरे हुए है। अब इसमें द्रव्यमान भी है, लमसम 300-400 ग्राम का है, 200 ग्राम का। तो ये क्या है, ये एक पदार्थ है। इसने स्थान भी घेर रखा है, इसमें द्रव्यमान भी है, तो क्या है, एक पदार्थ है। जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, कुर्सी क्या, इसमें द्रव्यमान है, लगभग ये 20 किलो की कुर्सी है लकड़ी की, और उसके बाद स्थान भी घेरे हुए है। तो वो ये क्या है, पदार्थ है। ठीक है, जितने भी चीज जो स्थान घेरते हैं जिनमें द्रव्यमान होता है वो पदार्थ होते हैं। जैसे हमारे आसपास हवा आप लोग को दिख नहीं रही होगी, ऐसे नगण्य आंखों से हम लोग उसको नहीं देख सकते। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना देख सकते कि ये हवा है, लेकिन सब जगह हवा भरी होती है। ठीक है, अब वो हवा में कुछ तो वो स्थान घेरा है ना, जैसे मेरे रूम में पूरा स्थान घेरा हुआ है हवा ने। ठीक है, अंदर का पूरा स्थान घेरा हुआ हवा है। फिर उसके बाद उसके पास कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान है, चाहे जितना कम हो, चाहे जितना कम हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। तो वो क्या है, पदार्थ है। अब पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं वो देखेंगे हम लोग। जैसे देखो, हवा, पानी, मिट्टी, और फिर उसके बाद लोहा, लकड़ी, पत्थर, और दूध, तेल, शक्कर, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते समय लेते हैं, और नाइट्रोजन जो कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, 78% है। अब देखो, पदार्थ के गुण सबसे पहले हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल के रखी है, पदार्थ के गुण क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले पदार्थ स्थान घेरता है। ठीक है, दूसरा पदार्थ में द्रव्यमान होता है। तीसरा, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, पदार्थ के क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, ये चार चार वो हैं आपके गुण, चार गुण हैं, तो इनको आप लोग अपनी नोट्स की कॉपी में लिख लेंगे। पदार्थ के गुण में, पदार्थ स्थान घेरता है, पदार्थ में द्रव्यमान होती है, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, और उसके बाद और पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, समझ में आया पदार्थ किसे कहते हैं, जो स्थान घेरे, जिसमें
भार या द्रव्यमान हो। भार द्रव्यमान अलग होता है, द्रव्यमान हो वो क्या है, पदार्थ है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पदार्थ के कणों की विशेषता। अब देखो पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। मैं अपना जगह फोटो छोटा कर लूं, अब सब लोग क्लियर दिख रहा हो। ठीक है, पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे ये देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, मेरी पेन सही से चल रही नहीं रही है, ऐसे मिलके एक ऐसे पदार्थ बनता है। ठीक है, ऐसे मिलके एक पदार्थ बनता है, छोटे छोटे कणों से मिलके क्या बनता है, पदार्थ बनता है। ठीक है, तो ये कणों में क्या क्या, इस कणों की विशेषता क्या है, सबसे पहले हम लोग उस कण की विशेषता जानेंगे। देखो, कणों के बीच स्थान होता है, सबसे फर्स्ट विशेषता जो है, कणों के बीच क्या होता है, स्थान होता है। और इस स्थान को जानते हो क्या बोलते हैं, इस स्थान को हम लोग बोलते हैं अंतर आणविक स्थान। क्या बोलते हैं, अंतर आणविक स्थान। इसको क्या बोलते हैं, अंतर आणविक स्थान बोलते हैं। ठीक है, कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब कण जितनी जगह पाएंगे ना उतना ऐसे ऐसे मूव करेंगे, इतना ऐसे ऐसे भागेंगे। ठीक है, तो हर कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा होती है। फिर उसके बाद कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मैंने, अरे यार गलती हो गई थोड़ी सी, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे, जैसे जितने जितनी जगह है उतने ज्यादा गतिशील, मतलब उतनी ज्यादा ऐसे 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 मूव करेंगे, फिर उसके बाद एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे चुंबक भी बना के रखा, मैग्नेट भी बना के रखा है। ठीक है, तो कण क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसको बोलते हैं आकर्षण ऊर्जा। ठीक है, देखो लिखा, पदार्थ के कण के बीच एक आकर्षण बल होता है, उसको बोलते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। आकर्षण बल, आकर्षण बल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल बोलते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आई, क्या बोलते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल बोलते हैं। जो पदार्थ एक दूसरे को खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल। आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर ले सकते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको मैंने कल ही बताया था, अगर आप वीडियो पूरा ध्यान से देखते हैं ना तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। लेकिन क्या करते हैं, स्किप करते हैं, लाओ जल्दी से खत्म कर दे, जल्दी से खत्म कर दे। भले आप 1.2x पे देखें, थोड़ा सा मतलब स्पीड अगर बढ़ा लेते तब भी 1.5 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तब कड़कड़ 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 बोलने लगेंगे, तब वो आपको दिमाग में नहीं आए, वो आपको समझ में नहीं। 1.2 1.3 कर सकते हैं आप, 1.5 से ज्यादा मत जाइएगा। ठीक है, और अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको उसमें जितनी क्लासेस होती हैं उसकी लिंक जाती है, फिर उसके बाद आपके प्रॉपर नोट्स, जितने मैं यहाँ क्लास करवाता हूँ उसके आधे घंटे बाद मैं वहाँ पे नोट्स अपडेट कर देता हूँ। अगर आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, आप लोग जाके तुरंत व्हाट्सएप चैनल पे जुड़िए और उसमें फॉलो का ऑप्शन होगा, उसको फॉलो करिए। फॉलो करेंगे तो बारी बारी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं ऐसे आपको ढूंढने में परेशानी होगी। ठीक है, तो ये इतनी बात, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। पदार्थ के बीच स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच जो होता है स्थान होता है उसको बोलते हैं अंतराणविक स्थान। फिर उसके बाद निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर जितनी जितनी जगह पाएंगे उतने ज्यादा वो इधर उधर मूव करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक दूसरे कण को आकर्षित करते हैं, जिसको अंतर आणविक आकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। पदार्थ की तीन अवस्था होती है, मैं अभी दो अवस्था और पढ़ाऊंगा मुख्य तरह से, जो तीन अवस्था होती है। लेकिन अगर आप लोग कक्षा 9 में जाएंगे, कक्षा 9 में पढ़ ही रहे हैं सब लोग, कक्षा 9 में पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें आपको कितनी कितनी अवस्था बताई जाएगी, 5 अवस्था बताई जाएगी। देखो आप लोग ने कक्षा 8 में अगर अच्छे से पढ़ा हो तो ठोस द्रव गैस तो होती ही है, फिर उसके बाद आपका प्लाज्मा होता है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। ठीक है, मैं उसको आपको लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, पहले ये तीनों पढ़ लो, क्योंकि ये तीनों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कक्षा 9 के लिए।
कक्षा 8 में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैं पढ़ाता हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो पदार्थ की 3 अवस्था होती है। कौन कौन सी अवस्था होती है? देखो पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव, तीसरी क्या होती है? गैस होती है। ठीक है, ठोस, द्रव और क्या? गैस। ज्यादा पतली हो गई लाइन। सॉरी, एक सेकंड रुकेंगे सब लोग। हाँ ठीक है, तो देखो ठोस क्या होता है? जिसका आकार निश्चित होता है और आयतन, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है वो क्या होता है? अपना ठोस होता है। ठीक है, जैसे देखो ये कुर्सी है, अब इसका आकार निश्चित है। कुर्सी नहीं, सॉरी, इसको तोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये एक लकड़ी है, इसका आकार निश्चित है। और और उसके बाद इसका आयतन भी निश्चित है। ठीक है, तो ये क्या है? एक ठोस है। समझ में आया? द्रव क्या? जिसका निश्चित आयतन और अनिश्चित आकार होता है। देखिए जैसे आप सपोज दैट आपने एक गिलास पानी पिया, फिर उसके बाद उस पानी में आधा ग्लास बचा है और उस आधे ग्लास को डाल दिया उसमें जग में। अब देखो आधा ग्लास पानी इधर तो आधा दिखेगा, लेकिन जग में क्या दिखेगा? जग में एकदम थोड़ा सा नीचे दिखेगा। तो देखो आकार का जो परिवर्तन हुआ नहीं, और लेकिन आयतन का परिवर्तन नहीं हुआ। आयतन का परिवर्तन नहीं हुआ। देखो क्यों? क्योंकि आधा ग्लास पानी वहां पे भी था और आधा ग्लास पानी यहाँ पे भी आया, क्योंकि आपने सेम डाला है। ठीक है, इस पानी को वापस डालेंगे तो उतना आधा ही ग्लास होगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें क्या होता है? आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है और आयतन जो होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है, जो कि मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका लास्ट जो होता है गैस, अनिश्चित आकार और आयतन। देखो इसमें एक क्या होता है कि आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। देखो कैसे? जैसे गैस है, गैस में ना कोई आकार है। जैसे मान के चलिए आप अभी रूम में हैं, रूम के बाद आप हॉल में जाएंगे, हॉल के बाद आप मान के चलिए एक छोटी सी झोपड़ी में जाएंगे, तो सब में हवा बदलती रहती है। कभी यहाँ पे इतनी हवा है, देखो इसको ऐसे करके स्टोर कर लिया मैंने, अब इतनी हवा को मैंने इतने में कर लिया, तो देखो आकार भी बदल गया। ठीक है, आकार भी बदल गया। और आयतन, आयतन देखो जैसे मान के चलो तुम्हारे कमरा में है, कमरे में मान के चलो 1 किलो गैस है। मैंने सबसे अच्छा उदाहरण जो है, आप एक जो धूप बत्ती होती है, एक बार यहाँ पे सुलगा दीजिए, आपके पूरे कमरे में वो धूप बत्ती की सुगंध जो है वो जाती रहेगी। इसका मतलब अब देखो हमने सुलगाया इतनी ही धूप बत्ती और उसके बाद वो पूरे कमरे में भर गई, इस वजह से आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, और और एक एक पॉइंट और जरा गौर करेंगे आप, कण बहुत पास पास होते हैं। रुको मैं ये ले लूं पेंसिल जरा सा। कण बहुत पास पास होते हैं और मजबूत आकर्षण बल होता है। देखो मैं सारे के डायग्राम बना के आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा। देखो कण क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं, और उसके बाद मजबूत आकर्षण बल होता है। देखिए जब कण आसपास रहेंगे तो आकर्षण बल भी मजबूत रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कण बहुत पास पास होते हैं और मजबूत आकर्षण बल होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कण ठोस से अधिक दूर होते हैं और बहने का गुण होता है। देखो कण जो होते हैं, जो द्रव के कण होते हैं, वो क्या होते हैं? ठोस से अधिक दूर होते हैं। जैसे देखिए ठोस का जैसे मैं लू यहाँ पे एक डायग्राम में बना लेता हूँ। ठीक है, ये एक डायग्राम मैंने बना लिया। ये किसका है? ये ठोस का है। और द्रव का थोड़ा थोड़ा दूर रख लो ऐसे। ठीक है, ये द्रव का है। और गैस का क्या होता है? एक यहाँ है तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ऐसे होता गैस का। देखो तीनों मैंने वो बना दिया। देखो ये है आपका ठोस का, ये है आपका द्रव का, और ये किसका है? आपका गैस का। इतनी बातें सभी को समझ में आई? देखो ये है आपका टोटल ठोस का। पेंसिल जहाँ पे जा रही है सब लोग देखो, ये क्या है? आपका ठोस का।
ये क्या है आपका द्रव का, ये क्या है आपका गैस का। अब आप लोग इस क्वेश्चन का खुद ही आंसर देंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का खुद ही आंसर देंगे। कैसे देंगे? देखो, सबसे पहले आकर्षण बल किसमें सबसे ज्यादा है? जितने पास पदार्थ हो, जितने पास पदार्थ के कण होंगे उसमें सबसे ज्यादा आकर्षण बल होगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आकर्षण बल अपने ठोस में है, सबसे ज्यादा क्या है? आकर्षण बल है, ठीक है। अब उसके बाद सबसे कम आकर्षण बल किसमें है? अब देखो, जितने दूर पदार्थ होंगे उतनी ज्यादा आकर्षण बल कम होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, देखो इतनी दूर दूर है, यहाँ पे कोई निश्चित डायरेक्शन है ही नहीं, चाहे जहां चले जाओ, ठीक है। तो सबसे जो कम है आकर्षण बल कहाँ होगा? यहाँ होगा, ठीक है। और इसका क्या होगा? मध्यम होगा। इससे कम आकर्षण बल और इससे ज्यादा आकर्षण बल। इतना बात समझ में आया? आकर्षण बल की बात हो गई। अब अंतराणविक स्थान के बारे में देखिए। देखिए अंतराणविक स्थान, देखो इसमें तुमको कोई स्थान दिख रहा है? इसमें स्थान नगण्य बोलते हैं, इसको नगण्य, ना के बराबर, ऐसे ना लिख लो बस। क्या होता है? अंतराणविक जो स्थान होता है वो नहीं होता है, ठीक है। अंतराणविक स्थान क्या होता है? नहीं होता है। और इसमें क्या होता है? ठोस से ज्यादा होता है, ठोस से ज्यादा होता है और द्रव से कम होता है। सॉरी, ठोस से ज्यादा होता है और गैस से कम होता है, ऐसे। ठोस से ज्यादा होगा और गैस से कम होगा, ठीक है, ऐसे इसको लगाएंगे द्रव में। ये स्थान की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं, ठीक है, स्थान की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। स्थान ठोस में ना के बराबर होगा, द्रव में ठोस से ज्यादा होगा और गैस से कम होगा, और गैस में सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या होगा? गैस में क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आई सभी लोगों को? अंतराण स्थान की बात हो गई, अंतराणविक आकर्षण बल की बात हो गई। अब इसी से हम लोग उसका भी वो लगा लेंगे अनुमान, कि इसके अंदर आकर्षण बल, आकर्षण बल की भी बात हो गई, स्थान की भी बात हो गई। और उसके बाद अब स्थान देखो, स्थान हो गया, और मैंने किस बात की चर्चा की थी? गतिज ऊर्जा की। इनके बीच जो गतिज ऊर्जा होगी, अब देखो इसमें स्थान ही नहीं है ज्यादा, तो गतिज ऊर्जा बहुत कम होगी। और इसमें स्थान थोड़ा है, तो इससे कम होगी और इससे ज्यादा होगी। ठोस से ज्यादा होगी द्रव के पास, और ठोस से ज्यादा होगी द्रव के पास, और द्रव से ज्यादा होगी गैस के पास। समझ में आई इतनी बात? गैस में सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि उनके देखो जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि मतलब जो जिधर मन करे वो उधर घूम रहा, वो उधर घूम रहा, कोई आकर्षण बल एकदम ना के बराबर है। कोई उधर घूम रहा, कोई उधर घूम रहा, कोई टूट गया, क्या हो गया, उससे मतलब नहीं है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो मैंने यहाँ पे एक बढ़िया सा चार्ट बनाया, अगर आप लोग हो पाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, ले लीजिए जल्दी से। फिर उसके बाद देखो, नहीं ले पा रहे हैं तो मैं इसको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जितनी स्लाइडें हैं यहाँ पे एकदम, मैं जितना लिखा हूं ना ये पूरा गंदा हो गया, लेकिन मैं पूरा साफ साफ आपके पास स्लाइड इसमें सेंड कर दूंगा। समझ में आ गया? ग्रुप में आप जुड़ जाइए, ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और आपके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो, आपको कुछ चीज ना समझ में आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में केवल लिख देंगे कि भैया मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं क्या करूंगा, उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा या आपको उसमें सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। या तो मैं व्हाट्सएप चैनल पे उसका एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, ठोस द्रव गैस की तुलना, ये एग्जाम में हमेशा आता, मैंने 9th पढ़ रखा है, तो इस वजह से मैं अच्छे से तुम लोग को बता सकता हूँ कि ये एग्जाम में आएगा तो आएगा। अब देखो, देखो यहाँ पे मैंने गुण भी लिख दिया है, फिर यहाँ पे ठोस, यहाँ पे द्रव, और यहाँ पे गैस। अब मैं जरा सा वो ले लूं हाइलाइटर, ठीक है। तो आकार, आकार के बारे में, ठोस के बारे में, ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, और गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। फिर उसके बाद बात की गई है आयतन के बारे में। आयतन का आकार, आयतन, ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, और गैस का आयतन अनिश्चित होता है। अगर आप लोग इस चार्ट को पढ़ लिए, इस चार्ट को अच्छे से समझ लिए, तो जितना मैंने पहले का पढ़ा है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, इस चार्ट को समझ लीजिए बस, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या है, संपीड्यता। पहले समझिए संपीड्यता किसे कहते हैं। संपीड्यता कहते हैं जैसे कोई पदार्थ है, उसको पीट पीट के एकदम चपटा बना दिया जाए, उसी को कहते हैं संपीड्यता। तो ठोस को तो पीट के चपटा नहीं बनाओगे, अगर पीटोगे तो वो टूट ही जाएगा, क्योंकि उसके देखो पार्टिकल के बीच जिसमें स्थान रहता है वही पीटेंगे तो वो एक दूसरे का स्थान चिपकेगा चिपकेगा, जब पीटते हैं ना तो एक दूसरे का स्थान चिपकता है। ठीक है, तो जो ठोस में नगण्य होता संपीड्यता, और उसके बाद द्रव में क्या होता है, बहुत कम होता है, और उसके बाद जो गैस में होता है वो अत्यधिक होता है। देखो अभी इतनी रूम की गैस है, अभी यहाँ पे तुम कुछ लगा दो जैसे मशीन टाइप में, तो पूरी गैस वो खींच लेगा और इतना बड़ा वो बना के तुमको दे देगा इतनी गैस को। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, संपीडन हो गया ना थोड़ा, मतलब इतनी बड़ा गैस है उसका आकार छोटा कर दिया गया। अब बहने का गुण देखो, यहाँ पे देखो लिखा बहने का गुण। अब बहना, ठोस तो बहता नहीं है, ठोस नहीं बहता है, और द्रव बहता है और गैस भी बहता है। गैस बहता नहीं है, ऐसे उड़ रहा है ऐसे उड़ रहा है ऐसे उड़ रहा है, तो गैस भी बहता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलेंगे कणों की गतिज ऊर्जा। कणों की गतिज ऊर्जा यानी कि जो उसके अंदर गति करते हैं, जैसे देखिए ठोस में हमने आपको यहाँ पे इस स्लाइड में बताया था कि ठोस के बीच देखो स्थान कम है। ठीक है, ठोस के बीच स्थान कम है तो इस वजह से गति कम कर पाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, ये न्यूनतम होता है यानी नगण्य के बराबर होता है, ज्यादा ज्यादा गति नहीं कर सकता। और उसके बाद द्रव में मध्यम होता है यानी इससे ज्यादा होता है इससे कम। और गैस में क्या होता है, अधिकतम होता है, वो किधर भी ऐसे 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 घूम रहा है। ठीक है, उसको किसी से लेना देना नहीं है। अब कणों के बीच दूरी, ठीक है, कणों के बीच दूरी जैसे देखो ठोस में क्या होता है, न्यूनतम होती दूरी, एकदम स्थान वही दूरी एक ही हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, कणों के बीच एकदम न्यूनतम होगी, और उसके बाद द्रव के बीच अधिक होगी, न्यूनतम से अधिक, और उसके बाद गैस का क्या होगा, एकदम अधिकतम होगा। तो आपको अगर ये चार्ट समझ में आ गया तो मैंने जितना पढ़ाया है ना वो समझ लीजिए आपको सब समझ में आ गया। बस इसको क्या करना है आपको, इसको नोट कर लेना है। मैं एक बार रफ कर देता हूँ पूरा। और तभी तो रफ किया था सब, जब बोले थे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप पीछे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे ले लीजिए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा डॉक्टर ने बोला है कि, कौन सा मैंने गलत गलत लिखा है, कितना बढ़िया वो चलाया हाइलाइटर। चलो ले लो स्क्रीनशॉट सब लोग। ठीक है, चलो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये बात अच्छे से समझ में आ गई सभी लोगों को। बच्चा पार्टी ओ बाल को देखो, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे अवस्था परिवर्तन, ताप का प्रभाव। इसको जरा सा मैं सही से बनाऊं, अवस्था परिवर्तन और ताप का प्रभाव। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ताप बढ़ाने या घटाने में पदार्थ की अवस्था बदलती है। देखो कोई भी चीज हो उसको तुम ताप बढ़ा दो, मतलब कोई भी चीज जैसे बर्फ ले लो, बर्फ को तुम उसमें रखो प्लेट में और उसके बाद उसकी ताप बढ़ा दो, उसका ताप बढ़ा दो, मैं यहाँ पे ऐसे करूँ। ठीक है, उसका ताप बढ़ा दो तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि मतलब उसका जो वो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसका जो, ठीक है, एक ऐसा मतलब जैसे कोई, आप जैसे बर्फ का टुकड़ा लो और उसको एकदम हीट करो तो वो क्या होगा, पिघल जाएगा। तो वही यहाँ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। सेकंड में इसको छोटा कर दूं। अब देखो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे देखो दिया गया है ठोस। ठोस, ठोस जो द्रव में बदलेगा उसको, उसको उसका पता देखिए, जैसे ठोस है, ठोस है, ठोस को जब द्रव में कन्वर्ट करेंगे तो उसको पता करने के लिए गलनांक की आवश्यकता होनी चाहिए। उतने गलनांक पे, उस उतने टेम्परेचर पे उस ठोस को गर्म करेंगे तो वो ठोस से द्रव में बदल जाएगा। द्रव से गैस में बदलने के लिए क्वथनांक की आवश्यकता होना चाहिए, उतने डिग्री द्रव को उतने डिग्री ताप का प्रभाव देंगे तो द्रव गैस में परिवर्तित हो जाएगा। देखो ठोस से जब द्रव में बदलता तो उसको गलन बोलते हैं, जब द्रव से गैस में बदलता है उसको क्वथन बोलते हैं, और उसके बाद जब गैस से द्रव में बोलता तो उसको संघनन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका देखो मेन मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गलनांक, वह ताप, इसको मैं देखूं, वह ताप जिस पर
ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। वह ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। और क्वथनांक किसे बोलते हैं? वह ताप जिस पर द्रव उबलकर गैस बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। और साथ साथ में एक एक पॉइंट मैंने और लिखा है, इसको मैं अलग से हाईलाइट करूंगा। ठीक है, इसको मैं अलग से हाईलाइट करूंगा। और ये काफी बल्ब, सॉरी बर्फ नहीं लिखा, बर्फ लिखा है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और पानी का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर उसके बाद एक होता है गुप्त ऊष्मा। यहाँ पे मैंने लिखा, एक एक भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है आपका। गुप्त ऊष्मा वह अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा से ताप नहीं बढ़ता है। यह ऊष्मा कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च होती है, उसे गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, जो आकर्षण बल है उसको जो तोड़ेगी, मतलब जैसे मान लीजिए ठोस को, जो उसके अंदर आकर्षण बल है, खूब तेज से आग लगा दी, मतलब नीचे से उसको ताप दे दिया गया, फिर उसके बाद वो उसके जो अंदर के आकर्षण बल है वो टूट रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे, ये है वाष्पीकरण। मैं इस चैप्टर में बस केवल आपको नॉर्मल नॉर्मल सा वो दे रहा हूँ, एक प्रकार से जिसको बोलते हैं परिचय बोलते हैं ना, उसी इसी चैप्टर का मैं केवल परिचय दे रहा हूँ आप लोग को, बस केवल परिचय दे रहा हूँ। अगर अभी ये चैप्टर और आगे है, वो मैं पार्ट 2 में लेके आऊंगा, वो पूरा एक ही मतलब एक ही वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा, मैं यही कोशिश करूंगा। ठीक है, वाष्पीकरण, बार बार इधर उधर जा रहा है। वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है, देखो मैंने यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखा। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही ऊष्मा में बदल जाता है या केवल सतह पर होता है। देखो जैसे मान के चलिए वाष्पीकरण क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इमेज भी रखी है, यहाँ पे देखो मैंने इमेज भी रखी है। देखो दो तीन टी शर्ट है, अब मैंने क्या किया, इनको धो के ऐसे डाल दिया, फिर उसके बाद ऊपर से सूर्य देवता जो सूरज दादा है उनका प्रकाश आया और इनको क्या, पानी को जो है खींच के ले गया, तो वो उसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, जो वहां पे खींच के लेके गया उसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण देखो, ताप में वृद्धि, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही वाष्प में बदल जाता है, वह केवल सतह पर होता है। ठीक है, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया, पहले ये डिफिनेशन समझने की कोशिश करो। वाष्पीकरण जो है, सॉरी, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही वाष्प में बदल जाता है या केवल सतह पर ही संभव है। ठीक है, फिर ताप में वृद्धि, ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। ठीक है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण तेज होता है। ठीक है, वायु की गति, तेज हवा चलने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। फिर आर्द्रता, वायु में आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण अधिक होता है। ठीक है, वायु में आर्द्रता जो होती है वो कम होने पर वाष्पीकरण अधिक अधिक होता है। ठीक है, आर्द्रता का मतलब जानते हो, जैसे मान के चलो बारिश होने वाली हो तो पूरा मौसम एकदम क्या रहता है, बारिश हो गई हो या तो, जब बारिश हो जाती है तो क्या होता है, पूरा मौसम एकदम ठंडा ठंडा रहता है, ठंडा ठंडा, तो उसी को बोलते हैं आर्द्रता। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग अपने लास्ट स्लाइड पे। लास्ट है? नहीं, लास्ट नहीं है, अभी 2 स्लाइड और है। ठीक है, वाष्पीकरण से शीतलता क्यों है? रुको एक सेकंड, मेरी पेन गिर गई है नीचे। ठीक है, वाष्पीकरण से शीतलता क्यों होती है? देखो ये सब मैंने एक एक पॉइंट तुम लोग को बस केवल, अगर तुम लोग ये पॉइंट पढ़ते भी हो, पूरा लेक्चर अगर सही से नहीं देखे, लेकिन अगर देखोगे ना तो तुम्हारा ही फायदा होगा। 10-15 मिनट में कोई इतना नहीं पढ़ा के चला जाता है, अभी तो 30 मिनट हुए हैं। मैं केवल इस जो पूरे चैप्टर का आपको एक मतलब परिचय दे रहा हूँ कि ये चैप्टर कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, बस केवल टोटल परिचय दे रहा हूँ और कुछ वो बता नहीं रहा हूँ कि ये चैप्टर इतना वो है। अभी अभी तो चैप्टर ये एक हिसाब से शुरू नहीं हुआ, ये आपका जो कक्षा 8 है उसी का रिवीजन हो रहा है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में तो यही रहेगा ना। ठीक है,
वाष्पीकरण से शीतलता क्यों होती है, ठीक है। वाष्पीकरण एक शीतलन प्रक्रिया है। जब द्रव वाष्पित होता है तो वह अपने आसपास से ऊर्जा ऊष्मा अवशोषित करता है, जिससे सतह ठंडी हो जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद पसीने आने पर ठंडक, ठीक है। शरीर में पसीना वाष्पित होकर ठंडक शरीर को ठंडा रखता है। देखो, सब लोग तो सोचते होंगे पसीना किस वजह से आता है। पसीना इस वजह से आता है कि हमारा शरीर का जो टेम्परेचर रहता है ना, वो एकदम संतुलन रहे। मतलब जैसे शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो बताओ जब अपना मौसम जो है वो आई मीन 48 डिग्री 50 डिग्री पहुंच जाता है, तो शरीर कितना पहुंच जाता होगा। शरीर का जो मेन जो है वो 37 डिग्री ही है। तो जो शरीर का भी टेम्परेचर जब बढ़ता है, तो जो पसीना होता है वो क्या करता है, शरीर को पसीना शरीर से निकलकर शरीर को जो टेम्परेचर होता है उसको संतुलित करता है, ठीक है। मटके का पानी ठंडा। देखो, मटके में क्या होता है, जो मटका रहता है ना, मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो क्या करती हैं, उसी से बाहर से ठंडी ठंडी ऊष्मा आती है और इसी वजह से पानी ठंडा रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो मैंने आपको बाद में लास्ट में बताया, स्टार्टिंग में बताया था, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो, दो प्रकार और होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा। दो प्रकार और होते हैं इसके, एक ये प्रकार है और एक ये प्रकार है। ये बीच में जो है उसको ऐसे ऑब्लिक कर दो, ठीक है। और देखो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे पदार्थ। तो हम लोग पढ़े होंगे ठोस द्रव गैस, तीन प्रकार का होता है, लेकिन दो प्रकार का और होता है। देखो, प्लाज्मा जो होता है, अत्यधिक ताप पर गैस आयनित होकर प्लाज्मा बनती है। देखो, अत्यधिक ताप, जो खूब ज्यादा ताप कर दो तो जो गैस होती है वो आयनित होकर क्या बनती है, प्लाज्मा बनती है, ठीक है। सूर्य तारे प्लाज्मा अवस्था में ही है, ठीक है। अब उसके बाद ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पे चलेंगे। आप लोग पूरे पॉइंट एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पे चलेंगे, ठीक है। कंडेंसेट अत्यंत निम्न ताप पर परम शून्य के निकट पर गैस के कण एक साथ व्यवहार करने लगे, तो इसे सत्येंद्र नाथ बोस ने और अल्बर्ट आइंस्टीन ने। देखो, जो गैस है वो परम शून्य ताप होता है, अगर आप लोग कक्षा में पढ़े होंगे परम शून्य ताप होता है। तो जो गैस है ना, वो परम शून्य ताप पर मतलब कणों के साथ एक ऐसा व्यवहार करने लगे, और इसे सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बोला, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोला, ठीक है। बस इतना ही इस चैप्टर में। और अध्याय का जो लास्ट वाला वो है वो देखते हैं। अध्याय का सारांश, जो मुख्य बिंदु है जिसके लिए मैं आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाया हूँ, वो मुख्य बिंदु क्या है, पदार्थ बना होता है। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। पदार्थ की मुख्य अवस्था, पदार्थ की मुख्य तीन अवस्था है, ठोस द्रव गैस। इनके गुण के बीच आकर्षण बल, गतिज ऊर्जा और ऊर्जा पर निर्भर करता है। अवस्था परिवर्तन, ताप बढ़ाने या घटाने पर पदार्थ की अवस्था बदलती है। गलनांक, क्वथनांक, गुप्त ऊष्मा महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, ठीक है। फिर चौथा क्या है आपका, वाष्पीकरण। मैंने सारा आपको यही पढ़ाया है इसमें, ठीक है। वाष्पीकरण क्वथनांक से कम ताप पर द्रव बनता है तो और शीतलता का प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। शीतलन का प्रभाव उत्पन्न करता है। जो क्वथनांक से कम जो द्रव होता है, जैसे मान के चलिए मैंने शर्ट धुल दिया, फिर उसके बाद गाड़ दिया, फिर उसके बाद उसको फैला दिया, फिर उसके बाद जब क्वथनांक, जब देखो क्वथनांक जो होता है वो जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब 100 डिग्री ना हो तब भी वो वाष्प में बदल जाए तो उसी को बोलते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। और अन्य अवस्था जैसे प्लाज्मा हो गई, अत्यधिक ताप पर, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और निम्न ताप पर पदार्थ की विशेषताएं हैं, ठीक है। समझ में आ गया बस। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि अभ्यास एनसीईआरटी के जो अभ्यास करिए, और उसके बाद पूरा नोट्स आपको ग्रुप में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेरी वेरी थैंक यू। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए ही। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए और उसके बाद इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय। ये पार्ट 1 है अभी, ये आपका चैप्टर पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।